हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 21-22 इट विल टेक इंडिया हाउ मेनी इयर्स टू रिकवर। तो आप जानते हैं कोविड-19 में कितना सारा इंडिया का जो इकोनॉमिकल लॉस है हुआ है, तो वो सारा जो रिकवरी कितने सालों में हो जाएगा इस रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है। आरबीआई की रिपोर्ट है तो इसमें बोला गया है कि 13 साल लगेंगे, ठीक है, मोर देन 30 ईयर्स। जो आपका 2034-35 है तो तब तक जाके ये रिकवरी मिल पाएगी जो लॉस हमें कोविड-19 की वजह से हुआ है। ये डेट आप लोग याद रख लीजिए। 13 ईयर्स से ज़्यादा टाइम लगेगा। 34 टू 35 तक जो है रिकवर होने का चांस है जो भी लॉस हमें कोविड की वजह से हुआ है। ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया गया था। करेंसी एंड फाइनेंस 21-22 का ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ बिलो मेंशन इंडिकेटर विच इज नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बताते हैं, तो इसमें से कौन सा इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बताता है? इसका आंसर क्या होगा? जीनी कॉफिशिएंट, सी। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेशन है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेशन है। पर कैपिटा इनकम मतलब पर इंडिविजुअल की कितनी इनकम है किसी एरिया में, किसी रीजन में, तो वो पर कैपिटा इनकम बताता है। तो ये तीनों चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताती है। लेकिन जो आपका जीनी कॉफिशिएंट है ये क्या होता है? जीनी कॉफिशिएंट इज द इंडेक्स फॉर डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनकम में किस तरह से इनइक्वलिटी देखी जाती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में से, तो जीनी कॉफिशिएंट उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये है ये बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है कि कितना इनइक्वलिटीज है, कितना मतलब भेदभाव है लोगों का पैसे का डिस्ट्रीब्यूट होने में। मतलब लोग, कुछ लोग अमीर कुछ ज्यादा हैं और गरीब कुछ ज्यादा गरीब है, तो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इनइक्वलिटीज है, तो वो जीनी कॉफिशिएंट इंडेक्स के द्वारा बताया जाता है। तो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ ये उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। तो सी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, ऐसी फोकस मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम, और आपका विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना। तो इन पांचों स्कीम्स को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया और एक नई स्कीम बनाई गई। तो उस नई स्कीम का नाम क्या? तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए, MEIS, SEIS, बोथ या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा हमारा MEIS, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये जो पांचों स्कीम है इनको मर्ज कर दिया गया। ये सारी की सारी स्कीम आपके जो है एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इन पांचों स्कीम को मर्ज करके जो स्कीम बनाई गई उसका नाम है MEIS, यानी मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब ये MEIS स्कीम क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MEIS स्कीम? तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा यहाँ पे, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया एज एन इंसेंटिव स्कीम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स की एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनको इंसेंटिव के तौर पे इस स्कीम में उनको ये उनका इंसेंटिव स्कीम है, यानी उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि इनको जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको। द रिवॉर्ड वाज गिवन बाय वे ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट टू एक्सपोर्टर। तो जो भी उन्होंने ड्यूटी पे किया उनको रिटर्न कर दिया जाता है। MEIS इज नोटिफाइड बाय DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये फॉरेन ट्रेड का रेगुलेटर होता है एक तरीके से, और उसके द्वारा ये जो स्कीम है इसका नोटिफाई दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे एक्सपोर्टर हैं, जो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, एक लिमिट, अगर आपने उस लिमिट से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए कंपनीज ट्राई करती है जैसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम के थ्रू ऐसा करती है। आपने देखा होगा ना कि कोई भी चीज़ बढ़े तो उसके लिए ये जो है किसी टाइप का इंसेंटिव देंगे तो उसकी ग्रोथ होगी। तो MEIS स्कीम में भी एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दिया गया, अगर वो एक्सपोर्ट लिमिट, एक लिमिट से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको गवर्नमेंट भी जो है इस काम के लिए इंसेंटिव देगी। इससे एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा मिलेगा और वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने की, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा वो इंसेंटिव ले सके। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Green Finance in September 2019, India announced a target to reach this gigawatt of renewable energy. तो ग्रीन फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करें जो कि ग्रीनरी, यानी हमारे जो नेचर है, नेचर को कम से कम हार्म करे, CO2 का प्रोडक्शन कम से कम करे, कार्बन इमिशन को कम से कम करे। तो जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक कार बनाई जा रही है, इस तरह के प्रोडक्ट को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। उसका रीज़न क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट है ये हमारी कार्बन इमिशंस को कम करने में मदद करेंगे। तो इसकी हेल्प से जो है गवर्नमेंट ने जो है 2019 में ग्रीन फाइनेंस के तहत अनाउंस किया था कि इंडिया को रीच करना है कितना टारगेट,
ग्रीन फाइनेंस में, तो आंसर है 450 गीगावाट। ठीक है, तो 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करना है, कब तक? 2030 तक। तो ये लिमिट बहुत ज़्यादा है, 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल। अभी रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जैसे सोलर पावर हो गया, विंड एनर्जी। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है। तो हमें 450 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। व्हाट इज PQLI इंडेक्स? ये क्या होता है? PQLI का फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्स क्या बताता है? इट इज अ मेजर दैट कंबाइन 3 बेसिक इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन वेलबींग। तो ह्यूमन वेलबींग के 3 इंडिकेटर को कंबाइन करके ये हमें एक इंडेक्स बताता है। तो कौन कौन से 3 इंडिकेटर्स है? एक है लिटरेसी रेट, लोगों कितने पढ़े लिखे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों का लाइफ जनरली कितना है, एक्सपेक्टेड लाइफ लोगों का कितना है। तीसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो जो छोटे बच्चे हैं उनका जीवित रेट कितना है। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, तो कितने ऐसे बच्चे जो कि जीवित हैं। तो इन तीनों रेट को कंबाइन करके एक इंडेक्स बताता है, उसी को बोलते हैं PQLI, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इसमें ये 3 इंडेक्स का कॉम्बिनेशन है, ये 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है। लिटरेसी रेट कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो तीनों को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देता है आपका PQLI, यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो डैश द बैंकिंग सेक्टर कैन हेल्प इंडिया अचीव इट्स क्लाइमेट टारगेट। तो जो क्लाइमेट टारगेट है कि हमें 2030 तक 450 गीगावाट तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो बैंक भले ही इस क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं है, डायरेक्टली रोल प्ले नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्ट वे में बैंक सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? 3-4 टाइप का फाइनेंस आपका आ जाएगा। ग्रीन फाइनेंस, तो ग्रीन फाइनेंस मतलब जैसे इस तरीके के प्रोजेक्ट को फाइनेंस देना जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंस कर दिया, सोलर प्लांट के लिए, सोलर पावर सेट करने के लिए। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक कार, इस तरह के लोन बैंक। तो इस तरह के प्रोडक्ट में लोन देना जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे हो, उनको बोला जाता है ग्रीन फाइनेंस। तो बैंक अगर ग्रीन फाइनेंस करती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन दे दिया, सोलर पावर, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए अगर लोन दिया बैंकों ने, तो उसको बोला जाएगा ग्रीन फाइनेंस। तो ग्रीन फाइनेंस के थ्रू बैंक इनडायरेक्ट वे में क्लाइमेट चेंज में अपना अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। ग्रीन फाइनेंस, ये आपका इसमें आंसर। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एफडीआई? एफडीआई कितने टाइप की होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 टाइप की, 4 टाइप की, 5 या 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 टाइप की हमारी एफडी होती है। एक होता है ग्रीन फील्ड एफडीआई, दूसरा होता है ब्राउन फील्ड, और तीसरा होता है जॉइंट वेंचर। ग्रीन फील्ड में क्या होता है कि बाहर की कोई कंपनी आके पूरा नया स्टैब्लिशमेंट करती है सब कुछ। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड हो जाएगा। कुछ ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, तो पूछना भी नहीं है, पूरा 100% तक का पूरा जो सेटअप कर रही है, तो उसको ग्रीन फील्ड एफडीआई बोलते हैं। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी इंडिया में कोई कंपनी स्टैब्लिश है और वहाँ पे वो उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको ब्राउन फील्ड बोला जाएगा। डिफरेंस क्या है? ग्रीन फील्ड बिल्कुल कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, और ब्राउन फील्ड क्या है? बिल्कुल ही कोई प्रोजेक्ट जो कि सेकंड हैंड, मतलब पुराना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। जॉइंट वेंचर, 2 कंपनीज मिलकर एक साथ काम करती है और उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। इसका एग्जांपल आपका हीरो होंडा, अभी तो अलग हो गए, बट जब पहले ये दोनों साथ आए थे, इंडिया की हीरो कंपनी और ये होंडा, तो जो है इनका जॉइंट वेंचर था। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर 2 कंपनी मिलके काम करती है। ग्रीन फील्ड में बाहर की कंपनी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, बिल्कुल नया है, और ब्राउन फील्ड पुराना प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यही इसमें डिफरेंस इसमें हो गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जो मेजर फिजिकल जो नेटवर्क होते हैं, जैसे रोड, एयरपोर्ट, सड़कें और आपके पाइपलाइंस, ये सब बिछाई जा रही है, तो जो आपके मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन के लिए ज़रूरी है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज नेशन के लिए ज़रूरी है, तो उन सभी प्रोजेक्ट को बोला जाता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही सॉफ्ट आता है विच रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशन दैट आर इसेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग। जैसे फाइनेंशियल ज़रूरी है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो ये इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, बट ये डायरेक्ट वे में मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन के लिए रोल नहीं प्ले करते। ठीक है, तो ये इकोनॉमी रन करे उसके लिए ज़रूरी है। इसमें भी 2 आपके आ जाएंगे, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सोशल आपके सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 पार्ट है। तो हार्ड मतलब जो कि रोड, सड़कें, पोर्ट, हाईवे, ये सब चीज़ें बन रही, तो ये आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली अपना रोल प्ले करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन में। सॉफ्ट में क्या आ जाएगा? जो ज़रूरी है इकोनॉमी को रन करने के लिए, जैसे फाइनेंशियल हो गया, बैंक लोन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस तरीके की सुविधाएं जो सोशल पर्पस के लिए की जाती है, तो वो हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना किसके रिगार्डिंग है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। तो आपका नेशनल इंडस्ट्रीज कॉरिडोर प्रोग्राम के लिए आपका भारतमाला परियोजना को बनाया गया। पीएम गति शक्ति किसके रिगार्डिंग है? ये आपका पीएम गति शक्ति इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी।
तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग डिपार्टमेंट, इसमें 16 मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट किया गया। वो मिनिस्ट्रीज किसके रिगार्डिंग, जैसे कुछ रेलवे मिनिस्टर अलग हो गया, रोडवे वाला अलग हो गया, तो सभी को इंटीग्रेट करके बोला गया कि सभी मिलके प्लान करो और कोऑर्डिनेट करो। जैसे मान लीजिए कहीं पे सड़क बन रही है, वहां से रेलवे लाइन जाना है या वहां पे एयरपोर्ट को बनाना है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। तो 16 मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट किया गया इस पीएम गति शक्ति के द्वारा, और उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम को पूरा, क्योंकि देश तो एक ही है, भले ही आप कोई रेलवे लाइन अपना, कोई रेलवे मिनिस्ट्री अलग है, कोई रोड के लिए अलग है, तो सभी मिनिस्ट्रीज को बोला, इस तरह की 16 मिनिस्टर्स हैं, सभी मिनिस्टर्स को बोला, मिनिस्ट्रीज को साथ लाके कि चाहे आप रेलवे के हो, रोडवे के हो, सबको इंटीग्रेटेड वे में प्लान करना है और आपस में कोऑर्डिनेट करना है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो पूरा किया जा सके। तो पीएम गति शक्ति उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा नन। नेचुरल गैस पाइपलाइंस बिछाया जाए, जियो थर्मल पावर या सोलर पावर या विंड पावर, तो इसके रिगार्डिंग नहीं है, ये इंटीग्रेशन है अलग अलग मिनिस्ट्रीज का। ये भी एक नंबर का पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर्वतमाला किसके रिगार्डिंग है, रोप वे, अलग अलग जो पर्वत मतलब आपके जो पहाड़ होते हैं, रोप वे के थ्रू उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, तो उसी के थ्रू ये है। और ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे काम करता है, गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट मिलके, और कॉन्ट्रैक्ट दिए गए 8 रोडवे प्रोजेक्ट के लिए, जिसका लेंथ 60 किलोमीटर था, ठीक है। 60 किलोमीटर लेंथ इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 8 रोडवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया। तो आपका रोडवे, आपका वाटर, सीवेज, ये सब कौन सा सिस्टम होगा, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि सॉफ्ट होगा, ये हार्ड होगा, ठीक है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, जो इकोनॉमी को रन के लिए ज़रूरी है, जैसे मेडिकल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सब आपका सॉफ्ट में आ जाएगा। हार्ड में आपकी सड़कें, फिजिकल जो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जैसे सड़कें, ठीक है, वाटर, सीवेज, रोडवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, तो ये सारी चीज़ें आपके हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो ये आपका रोडवे, ये सब किसका, ये आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया। चलिए ये क्वेश्चन हमारा आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि पार्क, पब्लिक पूल्स, लाइब्रेरी जो एज ए पर्सन्स के लिए, सोशल पर्पस के लिए जो किया जाता है, तो वो हमारा सॉफ्ट में आ जाएगा। तो जैसे पार्क, पब्लिक पूल्स, ये सब हमने किस लिए बनाया, ये हमारे इंडस्ट्रीज के तो काम नहीं आएगा ना, जैसे कोई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए कंट्री में सड़कें चाहिए, रोड चाहिए, ये सब चाहिए। तो क्या एक लाइब्रेरी, किसी इंडस्ट्रीज को लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, या पार्क की जरूरत है किसी इंडस्ट्रीज को अपने काम को करने के लिए, पब्लिक पूल्स, ये सब क्या है, ये एज ए सोशल पर्पस के लिए, जो लोग हैं, जो इकोनॉमी है, उसको उसी तरह से रन करे, उसी पर्पस के लिए बनाए गए। तो ये सारे हमारे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉफ्ट और हार्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, आप अपने आपको इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी के मालिक, आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, सरकार बोलेगी या तो आपके लिए पार्क्स बना दिए जाए या फिर रोड बना दिए जाए, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक इंडस्ट्रीज है, आपकी कंपनी, तो आप सोचोगे कि मेरे को रॉ मटेरियल वहां से मंगाना, अगर कनेक्टिविटी अच्छी तो मेरे को सस्ता पड़ जाएगा, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, तो ये आपके लिए हार्ड होता है। अब आप ऐसे इंडिविजुअल है, ठीक है, और एज ए इंडिविजुअल आप कंपनी के मालिक नहीं है, आपकी कोई कंपनी नहीं है, एज ए सोशल पर्पज के लिए आपको सोचना है, तो उस केस में आपको ऑफर दिया जाए, तो आप बोलोगे पार्क बनवा दिया जाए, या फिर लाइब्रेरीज बना दी जाए, या पब्लिक पूल्स बना दी जाए, यानी आपको सोशल पर्पज के लिए सोचना है, और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, जो चीज़ें इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी है, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो, उसके लिए ज़रूरी है, तो उस सबको हार्ड बोलते हैं, अदरवाइज हमारा सॉफ्ट इसमें हो जाएगा। तो ये आपका पार्क, पब्लिक पूल्स, लाइब्रेरी हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन पॉलिसी आपका 2022 में अनाउंस किया था, और आपका जो 34 ईयर्स पुराना जो पॉलिसी था उसको हटाया गया, जो पुराना आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था 1986 में बनाया था, उसको हटा के गवर्नमेंट नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी 2022। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बिल्ड ऑन पिलर्स। तो नई एजुकेशन पॉलिसीज में कितने पिलर है, 2, 3, 4 या 5, आंसर है 4। नई एजुकेशन पॉलिसी में 4 पिलर्स, कौन कौन से, असेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी और अकाउंटेबल। असेसिबिलिटी मतलब इजीली जो है डेटा अवेलेबल हो जाए, जो पढ़ाई है इजीली लोगों तक असेसिबल हो सके। इक्विटी मतलब जैसे इसमें आपका आ जाएगा कि जेंडर कोई भेदभाव किसी तरह का ना हो। क्वालिटी मतलब अच्छी एजुकेशन दी जाए। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी एजुकेशन दी जा रही है उनको प्रॉपर जो है चेक किया जाएगा कि किस तरह से वो काम कर रहा है, कितना वो पॉलिसी, कितना वो ग्रो कर रही है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट, वो सब चीज़ें रेडी की जाए, ठीक है। तो इन 4 पिलर्स पे आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया। द लेवलिंग वर्ड्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, तो ये बुक लिखी गई थी, किन के द्वारा लिखी गई थी, तो 4 यहाँ पे नाम है हमारे। सो हमारा आंसर है बी, माइकल ओ सुलिवन, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। व्हाट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, द लेवलिंग व्हाट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, और नरसिम्हा राव कमेटी के द्वारा ये किया गया था। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और उनके द्वारा जो है सजेशन दे के आपका ये नरसिम्हन कमेटी के सजेशन से और उनके आपस में
इन्होंने इस पॉलिसी को जो है लाया था। तो उस पॉलिसी का नाम क्या था? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो बोला है कि क्या क्या इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए गए थे उस पॉलिसीज में। तो आपका है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये तो अभी आपका लेटेस्ट आया है कि गांव गवर्नमेंट ने कुछ 7-8 सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में डाला है और बोला है कि इन सेक्टर को आपको प्रायोरिटी देना है। जैसे गांव में आप लोन दे रहे हैं या फिर एमएसएमईज को लोन दे रहे हैं, ये भी प्रायोरिटी में। या एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख इन इंडिया, 20 लाख आउटसाइड इंडिया। तो कुछ सेक्टर्स है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में। बट वो एलपीजी की इस पॉलिसी में नहीं थे। वो था आपका लिबरेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। प्राइवेटेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज को भी मौका दिया गया, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी था। एलपीजी तो ये उस 1991 का इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स था एलपीजी। तो एलपीजी, लिबरेशंस, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो बी और सी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो ई आपका इसमें आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आपका ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट लाइक deregulations of branch licensing, prudential norms, disclosure requirement and capital adequacy in banking सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये कौन से वाले अलग अलग, नरसिम्हन कमेटी की भी दो थी, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। तो ये कौन से फेज में बताया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सेकंड फेज। तो जब नरसिम्हन कमेटी का सेकंड फेज था तो उसमें ब्रांच लाइसेंस को डीरेगुलेट करने की, प्रूडेंशियल नॉर्म्स की, अलग अलग बैंकों को डिस्क्लोजर करना है, कैपिटल एडिक्वेसी 9% का रखना है। तो इन सभी की बात की गई थी सेकंड फेज ऑफ नरसिम्हन कमेटी। तो डी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स इंक्लूड द फेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। तो बैंकों में नॉर्म्स को चेंज किया गया था, उसको रिफॉर्म किया गया था। उसका पर्पस था कि बेस्ट प्रैक्टिस और रूल्स काम करे इन ऑर्डर टू लोअर द टोटल रिस्क ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ताकि बैंकिंग सिस्टम के रिस्क को कम किया जाए। द मेन फोकस ऑफ रिफॉर्म, तो जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसमें मेन फोकस किन किन एरियाज में दिया गया था, मतलब ऐसे कितने एरियाज थे जिसमें प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स के तहत बैंकों में जो है रिफॉर्म्स किए गए थे। तो ऐसे कितने एरियाज थे? तो आंसर है 3 एरियाज। 3 एरियाज की इसमें बात की थी। कौन कौन सा थे? एक तो एनपीए, बैंकों के एनपीए को लेके। दूसरा था कैपिटल, कितनी मिनिमम बैंकों को कितनी कैपिटल रखनी है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, जो भी वो एक्टिविटी करते हैं उनको डाइवर्सिफाई करना होगा, मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में परमिशन दी गई थी। तो ये 3 रिफॉर्म्स बैंकों के लिए किए गए थे प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स के तहत। तो बी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट इन द बैंकिंग सिस्टम अ ग्रेडेड अप्रोच ऑफ बैंक लाइसेंस वाज इंट्रोड्यूस एंड क्रिएशन ऑफ डिफरेंशियल बैंक। तो डिफरेंशिएटेड बैंक को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। कौन से बजट में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा यूनियन बजट 2014। 2014 में जो बजट आया था तो उसमें डिफरेंशिएटेड बैंक को सेटअप करने की बात की गई थी। और अब डिफरेंशिएटेड बैंक होते क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वो बैंक होते हैं जिनका मेन फोकस लोन देना होता है रूरल एरियाज में, जो दूर दराज के एरियाज है जहां तक नॉर्मल बैंक नहीं पहुंच पाते, तो उस जगह पे जाके ये लोग लोन देने का काम करते हैं। ये वाले बैंक, उसको बोला था डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, दे आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस दैट आर लाइसेंस। तो उसको आरबीआई लाइसेंस देता है टू प्रोवाइड स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, ताकि ये बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है दे सके। आगे इसमें बोला है डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूनिवर्सल बैंक। तो ये यूनिवर्सल बैंक में किस तरह से अलग होते हैं? एज ए फंक्शन नीड सेगमेंट, मतलब ये ऐसे ऐसे एरियाज में काम करते हैं जहाँ पे, जो बहुत ही लो एरिया, जहाँ पे जनरली नॉर्मली यूनिवर्सल बैंक नहीं पहुंच पाते। वन ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट डिफरेंशिएटेड बैंक इज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एक एग्जाम्पल है कि ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई अकाउंट नहीं है उनका भी खाता खुलवाया जाए। तो उसी के तहत डिफरेंशिएटेड बैंक को बनाया गया, ताकि ऐसे ऐसे एरियाज, ऐसे ऐसे सेगमेंट के लोग जो कि नॉर्मल बैंकिंग के द्वारा छूट जाते हैं, तो उनको ये लोग लोन सारी सुविधाएं बैंकिंग अवेलेबल कराए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैमल्स, तो कौन से फेज में इसके बारे में बात की गई थी? तो आपका जो सेकंड फेज था उसी में इसके बारे में बात की गई थी, कैमल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब ये कैमल्स क्या होता है? ये एक टाइप का सुपरवाइजर रिव्यू होता है जिसके थ्रू आरबीआई बैंकों को सुपरवाइज करता है। इम्प्लीमेंटेशन किसका पार्ट है? ये हमारे सुपरवाइजरी रिव्यू का पार्ट है। ठीक है, तो बी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। अब ये कैमल्स होता क्या है? इसको सी कैपिटल एडिक्वेसी, ए से एसेट क्वालिटी, एम से मैनेजमेंट, ई से अर्निंग, एल से लिक्विडिटी, और एस हो जाएगा सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। ठीक है, एस का हो जाएगा सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। तो ये बैंकों की पोजीशन बताते हैं कि बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है, बैंकों के पास जो असेट्स है, जो भी लोन है, उसकी क्वालिटी कैसे है, कहीं वो एनपीए तो नहीं है। मैनेजमेंट बैंकों का किस तरीके से काम कर रहा है, कितना उनका अर्निंग हो रहा है, कितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बैंकों के पास कितना लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कितना लिक्विड कैश अवेलेबल है जो कैश बैंक आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। सेंसिटिव टू मार्केट रिस्क मतलब मार्केट रिस्क में बैंक कितना सेंसिटिव है, अगर कोई भी मार्केट में इंपैक्ट होता तो बैंक खुद को सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इन सभी फैक्टर्स को बैंकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम लोग कैमल्स बोलते हैं, और ये आरबीआई के सुपरवाइजर रिव्यू का ही पार्ट था। जब सेकंड फेज था नरसिम्हम, तभी इस कैमल्स वाली रेटिंग की बात की थी। मतलब ये एक टाइप से बैंकों की रेटिंग बताता है
कि किस तरीके से बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है, उसके जो असेट्स है, जो लोन है किस टाइप के, कुछ बैंकों के असेट्स अगर मान लीजिए सारे के सारे एनपीए तो खराब क्वालिटी ऑफ असेट्स उसके हो गए। मैनेजर बैंकों का किस तरीके से काम कर रहा है, कितनी उनकी अर्निंग हो रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लिक्विडिटी मतलब लिक्विड असेट्स बैंकों के कितने हैं, मान लीजिए बैंकों ने पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है जो कि 10-15 साल के लिए चला गया, तो ये बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। लेकिन बैंकों ने पैसा अगर 1 या 2 साल का शॉर्ट टर्म लोन के लिए दिया तो बहुत ही हाईली लिक्विड माना जाता है। इसका जो लास्ट है एस वो है सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, यानी बैंक मार्केट में कोई रिस्क होता है, कोई मार्केट में चेंज आ जाता है तो बैंक खुद को कितना सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो वो होता है सेंसिटिव टू मार्केट। तो ये सारे फैक्टर्स आरबीआई के सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स का ही पार्ट है। एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये कौन सा रूट है, आप पाकिस्तान से कोई भी अगर एफडीआई आती है तो हमेशा गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है, तो हमेशा से ये आपका गवर्नमेंट रूट रहा है। आउट ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर विच इज नॉट ट्रू अबाउट एफआईआई, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बात सही नहीं है। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई। एफडीआई का मतलब क्या है, जैसे कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके 10% या उससे ज्यादा के शेयर में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं। एफआईआई 10% से कम, तो इतने कम अमाउंट का जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, इतने कम परसेंट का, रीजन क्या है कि शॉर्ट टर्म का बेनिफिट मिल जाए और फिर शेयर्स बेच के चले जाए। तो हमेशा से एफआईआई कभी भी इस पर्पज के लिए किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट अर्न करेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता इसका रीजन। एफआईआई का सिर्फ सिंपल इतना सा रीजन होता है कि जो जो भी कंट्रीज है बाहर की वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी और जैसे इनको बेनिफिट मिलेगा वो अपना शेयर बेच के चली जाएंगी, वही एफआईआई का मेन पर्पज है। इसीलिए इसको हॉट मनी भी बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और इट इज़ जनरली वॉलेटाइल इन नेचर, तो वॉलेटाइल इन नेचर मतलब इसमें बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा मिल गया हमेशा रहेगा, कभी भी अपना पैसा लेके जा सकते हो, तो इसमें बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इट इज लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, कभी भी नहीं होता। जो एफडीआई होता है ना वो होता है आपका लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, ये नहीं होता, तो यही आपका गलत हो जाएगा, सी आपका इसका आंसर आ जाएगा। इट गोज इनटू हेज फंड्स, शॉर्ट टर्म इक्विटीज एंड सिक्योरिटीज, तो शॉर्ट टर्म के शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लिया वो आपका होता है एफआईआई, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ज्यादातर इनका पर्पस ये होता है कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट कमा के ये लोग चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव कभी भी नहीं होता एफआईआई का, तो यही सी आपका इनकरेक्ट इसमें हो जाएगा। आउट ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर विच इज नॉट ट्रू अबाउट एफआईआई, तो ये वाला क्वेश्चन शायद हमारा रिपीट नहीं हुआ, ये आपका आंसर दिया हुआ इस पेज में, तो सी हमने अपनी देख लिया था। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो इसमें से आपका कौन सा फैक्टर है जो कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो कई सारे यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताता है, तो कई सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी सेकंड, यानी ए बी सी। ये तीनों ही जो इंडिकेटर्स है ये आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या बताता है कि एज पर इंडिविजुअल की कितनी इनकम है। ठीक है, एक एरिया में जो पर्सन रहता है किसी भी एरिया में उसकी कितनी इनकम है पर इंडिविजुअल, तो वो पर कैपिटा इनकम बताता है। जैसे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन की किस तरह से ग्रोथ हो रही है, उसका पॉवर्टी इंडेक्स कितना है, मतलब कितना गरीब है। जेंडर डेवलपमेंट मतलब जेंडर इनइक्वालिटीज कितनी है, भेदभाव कितना है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर तक पूरा क्वेश्चन था ना कि इसमें 3 इंडिकेटर्स को मिलाया गया है और उसके हिसाब से पीक्यूएलआई इंडेक्स बनाया गया। तो ये तीनों इंडेक्स आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इंडिकेट करते हैं, बट पर कैपिटा इनकम इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ए बी सी। 3 इंडिकेटर है हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। इसमें बोला इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द वन दैट इज क्रिएटेड बाय ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू प्रमोट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड ट्रेड। तो इकोनॉमिकल जो इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ताकि जो है कंट्रीज का ग्लोब ट्रेड को बढ़ावा दे और इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, तो इसी पर्पज के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है। 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताइए जो कि ये काम करती है, तो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तो ये तीन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती है। वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं गरीब गरीब जो कंट्रीज है उनको 100 साल के लिए 150 साल के लिए लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक देने का काम करती है, 80 साल 100 साल। आईएमएफ भी क्या करती है, जो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलप्ड रहे उनको भी लोन देती है और जो पुअर कंट्रीज है उनको भी लोन देती है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेड बना रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज अच्छे से ट्रेड करे, तो वो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को देखती है। तो ये 3 इंटरनेशनल इकोनॉमिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट है फॉर इंक्रीजिंग द ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व, आईएमएफ ने एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट जिसको आप स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं एसडीआर, 1969 में इसको शुरू किया। एसडीआर एक करेंसी है, तो देखा जाए एसडीआर एग्जैक्टली करेंसी नहीं है, आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज एसडीआर इज नॉट ए करेंसी। इसको आप हार्ड करेंसी ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि एसडीआर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बास्केट ऑफ करेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। लिखा है एसडीआर इज बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज कंप्राइजिंग, तो कुछ बास्केट है उसमें कुछ करेंसीज है, तो एसडीआर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एसडीआर एक करेंसी नहीं है, ये जो है
लेकिन एसडीआर को आप किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये खुद करेंसी नहीं है, लेकिन ये एक टाइप की हार्ड करेंसी एसेट आप उसको बोल सकते हैं, करेंसी एसेट है ये, और इसको आप किसी भी कन्वर्टेबल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एसडीआर है इसमें बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज है, जिसमें आपका यूएस का डॉलर, जापानीज येन, यूरो, पाउंड और चाइना का रेनमिनी, तो ये करेंसीज एसडीआर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एसडीआर अपने में कोई करेंसी नहीं है, और ये आईएमएफ के द्वारा 1969 में स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड बैंक क्या क्या काम करता है? जब 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रिटेन वुड, तभी एक ऐसे बैंक को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी जो कि लो और मिडिल इनकम की जो कंट्रीज हैं उनको लोन दे। ठीक है, इसीलिए जो वर्ल्ड बैंक की शुरुआत की गई थी। तो ये टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लोन और ग्रांट देता है किसको? जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है, ताकि सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की गई थी 1944, तभी जो है इसको वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश करने की बात की थी। वर्ल्ड बैंक जो है किस किस एरियाज में फोकस करता है? इंडिया भी वर्ल्ड बैंक से लोन ले चुका है, बहुत सारी कंट्रीज से लोन लेती है। किस किस पर्पज के लिए लोन देता है? एजुकेशन को ग्रो करने के लिए, हेल्थ केयर सुविधा को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रूरल गांव के एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी गरीबी को दूर करने के लिए, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको कुछ पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और गवर्नेंस के लिए। तो इन सभी प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन को जो है देता है, और स्पेशली ये उनको लोन देता है जो कि गरीब, जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज है जो काफ़ी गरीब है, तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक बहुत सपोर्ट करता है। तो जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको स्पेशली सस्ती कीमत पे, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत सस्ता होता है, लो कॉस्ट जो है लोन देने का काम करता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीआरडी, इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव विद, इसके कितने मेंबर है आईडीआरडी? इसके 189 मेंबर्स हैं। ठीक है, इट्स प्राइमरी मिशन इज टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी गाइडेंस टू मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास कंट्रीज है उनको फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल पॉलिसी गाइडेंस देने का काम करता है, तो वो आपका आईडीआरडी का मेन रोल है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ऐसी ट्रेडिंग ब्लॉक में सबसे बड़ा कौन सा है जीडीपी के हिसाब से देखें तो ये एनएएफटी सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक है, और इसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, इन सबको मिला के 1994 में जो है इसको बनाया गया था। और भी ये G20, इसमें 20 कंट्रीज है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, जिसमें जो सिर्फ बाहर की कंट्रीज में पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते, तो इसमें वही कंट्रीज हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, तो ये आपकी एशिया की कंट्रीज इसमें हो जाएगी। तो इसमें से सबसे बड़ा जीडीपी के टर्म में आपका एनएएफटी है, ये सबसे बड़ा ब्लॉक इसमें है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 इज अबाउट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किसके बारे में बात की गई थी? टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, उसमें से गोल 13 किसके बारे में बात करते? तो जो 13 गोल था वो था आपका क्लाइमेट के बारे में। इसके बारे में कब बात की गई थी? यूनाइटेड नेशन 2015 कॉन्फ्रेंस में एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की गई थी, और टोटल 17 ऐसे गोल बनाए थे। 17 में से जो 13 नंबर का गोल था वो था एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें क्लाइमेट के बारे में बात की गई थी, क्लाइमेट को लेके क्या एक्शन लिया जा रहा है। इसमें बोला था कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक लेके जाना है, और 45% तक का जो ग्लोबल इमिशंस हम कर रहे हैं कार्बन इस तरह की चीज़ों को, उसको कम करना है कंपेयर टू 2010। तो 2010 के कंपैरिजन में जो भी आप 2010 में कार्बन इमिशन कर रहे थे उसको आपको 45% कम करना होगा। जो आपका एसडीजी 13 है, स्पेशल डेवलपमेंट गोल 13, हैज टारगेट विच आर टू बी अचीव बाय 2030। तो इसमें बोला था कि 45% आपको अपना कार्बन इमिशन कम करना है, तो कब तक करना है? 2030। इसी के तहत इंडिया ने भी अपना टारगेट बनाया था कि 450 गीगावाट का एनर्जी वो रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलर पावर, विंड एनर्जी, इससे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट। तो इसी गोल में भी उसके बारे में बात की गई थी कि जो भी आप कार्बन इमिशन कर रहे हैं उसको 45% तक कम करना है, कब तक? 2030 तक। अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशंस बाय 2070 तक बोला था इसी में कि 0% इमिशन, मतलब 2070 तक बिल्कुल कार्बन फ्री हो जाना चाहिए, तब उस टाइम पे 0% जो है होना चाहिए आपका कार्बन इमिशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया था। चलिए, इसके साथ ये वाला पार्ट आपका हो गया कंप्लीट, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।